भारत में आजकल न्यू एज गुरुज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे फिगर्स जो इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर है। आज का समाज बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहा है। बिल्ली की पोटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भड़ा भड़ मारो। राक्षस। लेकिन इनके साथ हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ज्यादा कनेक्ट करती है और इनके फॉलोअर्स भी उन्हीं के जनरेशन के लोग हैं। और दूसरी तरफ है कुछ ऐसे फिगर्स जिन्हें एथीस्ट समझे जाने वाली जेनजी और मिलेनियल जनरेशन काफी पसंद करने लगी। जेनजी और मिलेनियल लोगों में इन गुरुज और स्पिरिचुअल फिगर्स का काफी क्रेज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज, आचार्य प्रशांत, ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे बड़े बड़े फिगर्स की जो जेनजी के साथ काफी रेजोनेट कर रहे हैं। जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं लड़कों के प्रति, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। I'm against marriage from the very beginning because that means cutting down your freedom. यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे जेनजी लोग जो है वो रिलीजन में सबसे कम विश्वास रखने वाली जनरेशन है। तो भारत के अंदर जेनजीज इन गुरुज में इतना बिलीव कैसे करने लगे? आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स तो इतने ज्यादा डिवोटेड हैं कि वो अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन उनसे ही इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हैं। दुनिया एक भी नए बच्चे का बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। और ये आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक इकोलॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं। ओशो जो इतने कंट्रोवर्शियल थे, जिन्हें गुरु तक बोला गया, वो फिर जेनजी में इतने पॉपुलर कैसे हो गए? और प्रेमानंद महाराज जी एकदम टिपिकल बाबा होने के बावजूद जेनजी क्राउड को कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्या जेनजी इन्हें सिर्फ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से इन्फ्लुएंस होकर सुनना चाह रही है या कोई और रीजन है? जेनजी में एकदम से नीम करोली बाबा जी इतने पॉपुलर कैसे हो गए? इन गुरुज में ऐसी क्या चीज है जो जेनजी को अट्रैक्ट कर रही है? आज की वीडियो में इसी पर थोड़ा डिटेल में बात करें। जेनजीज का इन गुरुज में जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है उसको समझने से पहले ये देखना होगा कि जेनजी जो इतनी लिबरल और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाली जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रही है। मेरे हिसाब से इसके कुछ 4-5 रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से भारत में हिंदू कल्चर का एक रिवाइवल हुआ। ऐसा नहीं कि 2014 से पहले हिंदू कल्चर खत्म हो रहा था, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में 2014 के बाद लोग प्राउडली अपनी हिंदू आइडेंटिटी को ओन करने लगे, जो पहले उतना ओपनली शो नहीं करते थे। 2014 में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट हुआ क्योंकि इससे पहले पॉलिटिकली बीजेपी को कभी इतना डिसाइसिव रूप में बड़ा मैंडेट नहीं मिला था और बीजेपी हमेशा से एक हिंदू पार्टी रही है। पावर में बीजेपी पहले भी आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी को मोदी शाह जैसे लीडर लीड कर रहे थे जिन्हें अडवाणी और वाजपेयी से ज्यादा रेडिकल समझा जा रहा था। इस सरकार ने शुरू से ही हिंदू आइडेंटिटी को रिवाइव और हिंदू कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बड़ा फोकस रखा, फिर चाहे वो शहरों का नाम बदलना ही क्यों ना हो। जेनजी का मतलब है 2000 के अराउंड जो लोग बॉर्न हुए, यानी कि इन लोगों ने अपने टीनेज और सबसे इन्फ्लुएंशियल ईयर्स में बीजेपी का रूल देखा है। वो इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में ही बड़े हुए हैं जहां हर रोज प्राइम टाइम डिबेट्स में हिंदू आइडेंटिटी और ग्लोरी को रिक्लेम करने की बात की जाती है, हिस्ट्री को करेक्ट करने की बात की जाती है। 2014 के बाद से ही राइट विंग आइडियोलॉजी रखने वाले ऑथर्स, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट और थिंकर्स को भी हमारे मेन स्ट्रीम में काफी सारा स्पेस दिया गया है। इन सब चीजों की वजह से जेनजी का हिंदू कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ता गया। इनफैक्ट मिलेनियल्स भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि अब हिंदू आइडेंटिटी को ओन करना या फ्लॉन्ट करना कोई बैकवर्ड या रेडिकल होना नहीं समझा जाता था। और ये जो शिफ्ट हो रहा था ये ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इंटरनेट ने, स्पेशली जियो के आने के बाद से। जियो ने खुद तो 4G इंटरनेट फ्री में दिया, साथ ही बाकी कंपनीज को भी प्राइसेस कम करवा दिए मार्केट फोर्सेस की वजह से। और इससे हमारे देश में एक बहुत बड़े सेक्शन को फास्ट स्पीड इंटरनेट का एक्सेस मिलना शुरू हो गया, जिसमें मेजरली यंग जेनजी लोग थे। 2014 तक सिर्फ 13% लोग इंटरनेट यूजर थे और उसके बाद ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ा है वो आप इस ग्राफ में देख सकते हो। 2014 से 2019 के बीच में सिर्फ 5 सालों में 2.5 गुना यूजर्स बढ़े हैं और बढ़ते बढ़ते करंटली हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आज इंटरनेट पे जुड़ चुकी है। ये सारे लोग सोशल मीडिया पर आए, यूट्यूब पर आए और भारत में रिलीजियस और स्पिरिचुअल कंटेंट की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। अगर आपने नोटिस किया हो तो 2020 तक भारत में इंटरनेट फट चुका था, यानी इंटरनेट यूसेज अपने पीक पर पहुंच चुका था। OTT प्लेटफॉर्म, डेटिंग ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया ऐप बूम हो रहे थे। लोग ऑलरेडी इसके एडिक्ट बन चुके थे और इसी टाइम पर एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक। China has identified the cause of the mysterious new virus. coronavirus. ये एक ऐसा इवेंट था जो पूरी जनरेशन के लिए काफी डिफिकल्ट टाइम था, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल्स के लिए, क्योंकि ये लोग अपने प्राइम ईयर्स में ऐसा टाइम फेस कर रहे थे जहां सब चीजें बिल्कुल अनसर्टेन हो चुकी थी। ना किसी को ये पता था कि करियर का क्या होगा, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे और फर्स्ट वेव के टाइम पर तो कोई आइडिया ही नहीं था कि सब कुछ वापस कभी नॉर्मल हो पाएगा या नहीं, और नॉर्मल होगा भी तो कब होगा। पैंडेमिक से पिछले कुछ सालों में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऑलरेडी डिसरप्ट
करप्ट कर चुका था। लोग फोन्स और सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके थे। करियर चॉइसेस भी बदल चुकी थी क्योंकि इतने सारे नए नए करियर ऑप्शन आ गए थे। इन्फ्लुएंसर नाम की चीजें आ गई थी, टिकटॉक आकर चला भी गया था, इंस्टाग्राम रील्स आ गई थी और हर कोई ऑडियंस से, फैन से खुद क्रिएटर बन चुका था, सेलिब्रिटी तक बन चुका था। और पैंडेमिक में सब लोग अपने अपने घरों में आइसोलेट हो गए थे। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पर्सनल लॉस एक्सपीरियंस किया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी थी। तो जो कई साल से सप्रेस्ड इमोशन थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सब निकल के बाहर आने लगे। और इसी टाइम पर मास लेवल पे एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। लोग डिप्रेशन में चले गए, सोशल एंजाइटी डेवलप हो गई। और इन सब चीजों से कोप करने के लिए लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दिए, एक था स्पिरिचुअलिटी और दूसरा रिलीजन। हमारे देश में बहुत पहले से लोग बाबाज में, गुरुज में बिलीव करते थे, जिनमें बहुत सारे अच्छे भी थे और बहुत सारे बाद में खराब निकल गए। लेकिन मोस्टली हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी जो इन बाबाज में बिलीव करती थी। लेकिन पैंडेमिक के टाइम पर यंग जनरेशन ऐसे आउटलेट ढूंढ रही थी जहां पर उन्हें उसके आंसर्स मिल सके, कोप करने का कोई तरीका मिल सके, रीअश्योरेंस मिल सके। इनको ज्यादा बैलेंस लाइफ जीनी थी, अपने ट्रॉमास को हील करना था। और तब लोगों ने यूट्यूब के थ्रू ओशो जैसे फिगर्स को रीडिस्कवर करा। ओशो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। मोस्टली जेनजी और मिलेनियल्स का ओशो से इंट्रोडक्शन हुआ था उनकी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री से जो 2018 में आई थी। और उसके बाद ओशो एक बार फिर से पॉप कल्चर डिस्कशन का पार्ट बन गए, जिसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इनसे रिलेटेड काफी सारे पेजेस बनने लगे और कंटेंट आने लगा। और इसी टाइम पर जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसे फिगर्स भी पॉपुलर होने लगे। ये था जेनजी का एक सेक्शन जो रिलीजन में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उन्हें ओशो में काफी इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि उनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक काफी यूनिक अप्रोच थी। और ओशो खुद एक काफी रेबेलियस फिगर थे। उनके आश्रम के अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज थी, उन्हें गुरु तक कहा जाता था। इसीलिए भी जेनजी इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई क्योंकि वो खुद एक रिबेलियस जनरेशन है। फिर जब ऐसे कंटेंट की डिमांड बढ़ी तो कुछ इंडियन क्रिएटर्स भी आए जिन्होंने और ज्यादा इसे पॉपुलराइज करा। ओशो के डिस्कोर्स, जिद्दू कृष्णमूर्ति के इंटरव्यूज की रील इंस्टाग्राम पर खूब फटने लगी और धीरे धीरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसे कई सारे क्रिएटर आ गए जिन्होंने अपनी तरह से इनको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। अगर आपने इन्हें सुना होगा तो आपको पता होगा कि इनके आइडियाज काफी लिबरेटिंग होते थे। इनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका यह भी रीजन था कि दोनों की अप्रोच काफी डिफरेंट थी। ये लोग किसी रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे और ना ही किसी भगवान को फॉलो करने के लिए कह रहे थे। इनका फोकस था मेडिटेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और फिलॉसफी, जिसकी वजह से जेनजी का रिलेशनशिप, करियर, हैप्पीनेस और लाइफ के पर्पस को लेकर जितने भी डाउट थे वो क्लियर होने लगे। ये अप्रोच जेनजी के लिए काफी वर्क करने लगी क्योंकि इस सोशल मीडिया एडिक्ट जनरेशन को जो अप्रूवल के लिए जी रही थी, हर चीज दिखावे के लिए कर रही थी, उसे एक ठहराव ही तो चाहिए था। ओशो तो अपने ह्यूमर के लिए काफी पॉपुलर है, इसीलिए उनके लेक्चर्स को तो कंज्यूम करना भी और इजी था। Baby, my whole work is to confuse you. यही रीजन था कि 2021 में यानी कोविड की फर्स्ट वेव के बाद जब MTV के यूथ सर्वे हुआ तो 62% लोगों ने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से उन्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है और 70% लोगों ने कहा कि वो प्रेयर करने के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और चीजें अपनी उन्हें कंट्रोल में लगती हैं। इसके लिए काफी क्रेडिट स्पिरिचुअल फिगर्स को भी जाता है। ओशो और कृष्णमूर्ति के अलावा बहुत सारे लोग कई अलग अलग धार्मिक गुरुओं को भी सुनने लगे और उनके लिए रिलीजन एक रिफ्यूज बन गया। जेनजी का एक दूसरा सेक्शन था जो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन में इंटरेस्टेड नहीं था। उन्हें यह आउटलेट साइकोलॉजी में मिला। जॉर्डन पीटरसन जैसे फिगर्स काफी पॉपुलर होने लगे। हालांकि दोनों टाइप के लोगों में मेडिटेशन जैसी चीजें कॉमन थी। पिछले कुछ सालों में आचार्य प्रशांत भी इंडियन यूथ में काफी पॉपुलर हुए हैं। आपके ग्रुप में कोई ना कोई एक दोस्त जरूर होगा जो इनका फैन बना होगा। आचार्य प्रशांत खुद को कोई गुरु नहीं मानते और इनके अगर आप व्यूज सुनोगे तो मैरिज के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर बड़े रेडिकल व्यूज हैं। हाल ही में आपने इनको कई सारे पॉडकास्ट में क्लाइमेट चेंज पर भी बात करते हुए सुना होगा। और सबसे रिसेंटली पॉपुलर हुए प्रेमानंद महाराज जी। मुझे याद है जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इनके दरबार में गए थे तब उनकी फोटोज इंस्टाग्राम पर बड़ी वायरल हुई थी और उसके बाद इनकी बहुत सारी रील्स आने लगी। इनफैक्ट इन गुरुज का जेनजीज के बीच में पॉपुलर होने का एक बड़ा रीजन ये है कि जेनजी ऑलरेडी रील्स एडिक्ट हैं और इसीलिए इन सब गुरुज का कंटेंट इंस्टाग्राम के थ्रू इजीली कंज्यूम हो जाता है। बल्कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यूट्यूब पर जाकर इनकी लंबी वीडियोस देखी होंगी। इनफैक्ट यूट्यूब पर इन सब गुरुज की 2-4 मिनट वाली वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से इन गुरुज की रीच और ज्यादा बढ़ती चली गई। प्लस इन सब गुरुज की अब सोशल मीडिया टीम्स भी है जो उनकी रील, शॉर्ट, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और मैनेज करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज जी अब ऑनलाइन पूछे गए सवालों का भी जवाब देते हैं। नीम करोली बाबा या कैंची धाम तो पॉपुलर ही रील्स की वजह से हुआ है। कोविड के टाइम पर इनके ऊपर काफी कंटेंट इंस्टाग्राम पर आने लगा था और सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा के आश्रम गए थे, इसलिए जेनजी में इनको लेकर काफी इंटरेस्ट पड़ने लगा और अब एक्चुअल में भी उनके आश्रम में काफी भीड़ रहने लगी है। जबकि नीम करोली बाबा जी का देहांत काफी वर्षों पहले हो चुका है। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि इंटरनेट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन गुरुज के बारे में इतने सारे लोगों को पता चल गया है। लेकिन सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से जेनजी इनके फॉलोअर बन रहे हैं वो है इनकी बातें
और इनका ज्ञान। जेनजीज की कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे सोशल मीडिया का एडिक्शन, मेंटल हेल्थ और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इन गुरुज के चैनल पे मिल जाएंगी। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे करंटली पूरा यूथ डील कर रहा है, इसलिए ऐसे टॉपिक्स पर क्लियरिटी देना एक बहुत बड़ा डिवाइडिंग फैक्टर्स बनता है, जिसकी वजह से जेनजी इन गुरुज से कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा मीट खानी चाहिए या नहीं, शादी करनी चाहिए या नहीं, बच्चे कितने करने चाहिए, करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये सवाल जिनके आंसर हर कोई ढूंढ रहा है, ये गुरुज अपने वीडियोस में देते रहते हैं। मेरे ओपिनियन में पैंडेमिक के बाद लोगों की मेंटेलिटी स्टेबलाइज करने में इन सब रिलीजियस फिगर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी भी ये यूथ को एक सही रास्ते पे ले जाने का काफी हद तक काम कर रहे हैं। मैं इन सारे गुरुओं की सारी बातों से एग्री नहीं करता हूं, बट लार्जली इनकी बातों से बहुत सारे लोग रेजोनेट कर रहे हैं। जैसे सेम मैरिज के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी के बड़े लिबरल व्यूज हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को नेचुरली सेम लोग पसंद है तो उन्हें दूसरे में शादी नहीं करनी चाहिए। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप पर बात करो तो वो इस पर बिल्कुल ही ऑपोजिट व्यू लेकर चलते हैं और काफी कंजर्वेटिव बात करते हैं। लिव इन रिलेशन, इसे क्या कहते हैं? व्यभिचार प्रवृत्ति, जो पहले बहुत ही गंदे शब्दों में कहा जाता था, आज उसे सजाकर परोसा जा रहा है शब्दों में। आज हम इस बॉयफ्रेंड से, कल उस गर्लफ्रेंड से, परसों उस बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, ये सब है क्या? जीवन का नाश। सनातन धर्म को बचाने पर भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेक। अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करें, अपने में स्थापित चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है, हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है? सनातन का एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। ऐसे ही आचार्य प्रशांत के कुछ व्यूज काफी ज्यादा पोलराइजिंग हैं। जैसे वो कैपिटलिज्म के एकदम खिलाफ हैं। उनके हिसाब से दुनिया के रिचेस्ट लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बच्चे पैदा करने को लेकर उनके ऑपोजिंग व्यू हैं। उनका मानना है कि आप कंज्यूमर पैदा कर रहे हो जो धरती को और ज्यादा खराब कर देंगे। हालांकि क्लाइमेट चेंज की इस डिबेट पर उनका इंडियंस को लेकर काफी नुआंस्ड व्यू है। वो इस बात पर एग्री करते हैं कि इंडिया का एक एवरेज आदमी इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसे तो और ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत है। आम आदमी को, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूँ, भारत का तो जो आम आदमी है उसको तो अपना कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत है। ये 50-50 किलो के मर्द, ये 35-35 किलो की औरतें, 5.5 फुट यहाँ पर एवरेज हाइट पुरुषों की हाइट नहीं निकल पाती। मैं इनसे बोलूँ कि कंजम्पशन कम करो, ये जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये जिनके पास महिलाओं को बाहर निकलना है तो उनके पास एक छोटी सी स्कूटी नहीं है, मैं इनको क्या कंजम्पशन कम करने को बोलूं? आचार्य प्रशांत को कुछ लोग ये कहकर भी अक्यूज करते हैं कि उनका हिंदू स्क्रिप्चर्स को लेकर इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। उनको इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो लोगों को एंटी फैमिली, एंटी मैरिज और एंटी बर्थ बना रहे हैं, जो भारत के लिए सही नहीं है। ओशो को बहुत लोग हिपोक्रेट समझते हैं। उन्हें उनकी 99 रोल्स रॉयश और लेविश लाइफस्टाइल के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। उनके आश्रम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। आपने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो 20वीं सेंचुरी के बेस्ट स्पिरिचुअल फिगर थे। उनके आइडियाज को आज भी कई सारे लोग अहेड ऑफ टाइम समझते हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से इन सारे फिगर्स की वजह से हमारा यूथ एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। इनके व्यूज से मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इनकी मदद से काफी सारे लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। जेनजी के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि उनका ब्रेन काफी खोखला और मटीरियलिस्टिक हो चुका है, जिसमें इन सब गुरुज की एडवाइस काफी काम आती है। ये सभी गुरुज मेडिटेशन को काफी रेकमेंड करते हैं, जिससे मेंटल क्लैरिटी मिलती है और स्ट्रेस भी रिलीव होता है। इनकी एडवाइस की वजह से काफी लोगों का ब्रेन भी डीसेक्ट हो रहा है, एडिक्शन छूट रहे हैं और लोग ज्यादा सेल्फ अवेयर बन रहे हैं। तो चाहे रास्ता कोई भी हो, नाम जप का या सिंपल मेडिटेशन का, ब्रह्मचर्य का या रिटेंशन का, एंड में लोगों की जिंदगी ही बेहतर बन रही है और ऐसे फिगर्स ही हमारी सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।